ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गए। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों में उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लेकर एक कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगे। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले, कूल्हे थुल करने वाले गोश्त से भरपूर और कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आंखें, ऊपरी होठ पे सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर नीचा किए हुए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपाण थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार, प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर्सिया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर्सिया, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई मायावा जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता है वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपनी ऊपरी होठ में आगे हाँ जानी कहकर वो उसके दांतों से काटने लगी, उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पे जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उसमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर्सिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूरकर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा से ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर जुड़ गए, नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख में न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि उस रात तुम्हें क्या हुआ था? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो शहर से लूट कर लाए थे, मेरी पप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने ये तब्दीली देखते हुए कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर्सिया, कसम वाहे गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं है। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का सुबह और ज़्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होठ भींचकर उसने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा, ईशर्सिया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जाने किसी ने उस पर हमला किया। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ना शुरू कर दिया, जानी मैं वही हूँ। घुट घुट कर पा जाफिया
घुट घुट कर पाजाफिया तेरी निकले हड्डी दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हुआ क्या था? बुरे की माँ को वो हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से चलाओ, अगर झूठ बोल। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठ पर गड़ा दिया। मुछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी जर्सी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नज़रों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसे भरे हुए कूल्हे पे जोर की चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वरसिया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरप चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कप कपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज़ का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घुरकर उसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से उसके बाजू पे चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पे उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वरसिया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूँछों से मुस्कुराया, होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने जुल्म ढाहने शुरू किए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने के भभोरा भरे हुए कूल्हों की आवाज़ पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पे चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिया, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बच रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वरसिया, काफ़ी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते हुए ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पे सर्द पसीने का लेप होने लगा। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पे चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वरसिया, वो कौन हरामजादी है? वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया और जिसने तुझे निचोड़ डाला? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, वो कौन है चड्डो? वो कौन है उफलती? कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं है कुलवंत, कोई भी नहीं है। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईश्वरसिया, मैं आज झूठ सच जान कर रहूँगी। खावाए गुरु जी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाज़त न दी और कसम खाने के पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला तो। ले, अब खा वाहे गुरु जी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह बड़े दुख के साथ हाँ में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने से कृपाण उठाई, मयान के केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छुट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत की मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज़ में विनती से कहा, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे अब। आवाज़ में बड़ा दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और शिकायतों मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की। मगर वो कौन है स्त्री, तेरी माँ?
लहू ईश्वर सिंह की ज़बान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेनी या छरू आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी। ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली मत दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है। ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रूंध गई, बताता हूँ कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना खून देखकर मुस्कराया। इंसान मायावा भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की बात कर रहा हूँ, गला चीरा हुआ है मायावा मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने गांठे और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईश्वर सिंह ने मूँछों पे जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला उसमें सात आदमी थे। छरू मैंने कत्ल कर दिया इसी कृपाण से, जिसने तूने मुझे छोड़ इसे एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैंने तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर को मैं हर रोज़ मजे लेता हूँ, उस मेवा को भी चक्कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया रास्ते में। क्या कह रास्ते में नहर की पटरी के पास थोड़े की झाड़ियों के तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा भेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते हुए ईश्वर सिंह की ज़बान सूख गई। कुलवंत ने थूक निकलकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह ने हलक से मुश्किल से शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर क्या हुआ। ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा। फिर बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त जाने। मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पे रखा, जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था।